हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मॉडल ऑफ इवैल्यूएशन, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है हमारे पास। जिसमें सबसे पहला मॉडल है आपका टाइलर का ऑब्जेक्टिव मॉडल, स्टेक का रेस्पॉन्सिव मॉडल, स्क्रीवेन का गोल फ्री मॉडल एंड किकपैट्रिक का ट्रेनिंग मॉडल। ठीक है, इसके नाम ध्यान रखेंगे, इसका नाम है ट्रेनिंग मॉडल। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा मॉडल किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहली बात है कि हमें यहाँ पे सबसे पहले यही याद होना चाहिए कि कौन सा मॉडल किसके लिए बना है। तो टाइलर का जो मॉडल है वो उद्देश्यों को ज्यादा ध्यान में रख के बनाया गया है, यानी कि किसी भी स्कूल, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज के जो इंस्टीट्यूशन के जो भी ऑब्जेक्टिव है वो पूरे कैसे हो, इस बात पे ज्यादा ध्यान देता है। तो टाइलर का मॉडल ऑब्जेक्टिव बेस्ड मॉडल है। स्टेक का मॉडल है रेस्पॉन्स। तो इसका जस्ट उल्टा है कि अनुक्रिया क्या दे रहे हैं, है ना, कि छात्र यहाँ पर किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। तो रिस्पॉन्सिव मॉडल है। इसके और भी कई सारे नाम हैं स्टेक के मॉडल के। एंड थर्ड है स्क्रीवेन। स्क्रीवेन मॉडल कहता है कि गोल्स होने ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल टाइलर का अपोजिट है, कि जिससे टाइलर कहते हैं कि गोल होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, और ये मॉडल कहता है कि गोल्स होने ही नहीं चाहिए। तो इसलिए मुक्त उद्देश्यों से रहित लक्ष्य मुक्त मॉडल भी कहते हैं। और किकमैट्रिक का सीधा साधा मॉडल है जो ट्रेनिंग को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो आइए हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में इस क्लास। तो टाइलर का जो मॉडल है वो चार पार्ट में, इसके चार स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। दूसरा है सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। तो पहले में हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब जो भी गोल्स हैं स्कूल के उनको कैसे अटेंड करना है, कैसे उनको पूरा कर सकते हैं, इसको डिसाइड करते हैं। दूसरे पे हम यहाँ लर्निंग एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करते हैं, और थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे उनको हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं, और फोर्थ पॉइंट पे हम जाके उनको इवेलुएट कर लेते हैं। तो इस तरीके से टाइलर का जो मॉडल है वो काम करता है। तो इसके टोटल यहाँ पे चार ही पार्ट हैं। तो टाइलर का जो मॉडल है इसमें निर्देशात्मक जो उद्देश्य है, यानी कि हम जो सबसे पहले में बात की थी, जो ऑब्जेक्टिव है, इन्हीं पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। ये इसका एक कह सकते हैं कि प्रोसेस को ये पूरी तरीके से नजरअंदाज करता है। तो टाइलर का जो मॉडल है वो इसी बात पे ध्यान रखता है कि स्कूल ने कौन से लक्ष्य प्राप्त किए और कौन से उसको करने चाहिए, ना कि यहाँ पर इसका जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस क्या होगा, और सपोज अगर किसी कारण बस ये ऑब्जेक्टिव नहीं मिल सके तो उसके केस में क्या होगा। इन सारी बातों को ये मॉडल पूरी तरीके से निग्लेक्ट करता है। तो टाइलर इनका पूरा जो नाम था राल्फ टाइलर, हिज मोनोग्राफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन के बारे में इन्होंने लिखा था। इनका जो अप्रोच है वो सिस्टमैटिक है और रैशनल अप्रोच है, और ये नीड ऑफ द लर्नर्स पे फोकस करते हैं, नीड ऑफ कम्युनिटी पे फोकस करते हैं, और ये सब्जेक्ट मैटर पे भी फोकस करते हैं। इनके जो स्टेप्स होते हैं, किस तरह के स्टेप के साथ इस मॉडल को देते हैं, कि सबसे पहले हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को नोट करते हैं, उसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंस को आइडेंटिफाई करते हैं, देन हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, और सबसे अंत में जाके हम उनको इवेलुएट कर देते हैं। तो ये चार स्टेप ही इसमें है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो काफी सिस्टमेटिक है, रैशनल अप्रोच पे, और सबसे अच्छी बात है टाइलर की मॉडल बहुत आसान है, इजी है। इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे ज्यादा फोकस इन ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द करिकुलम। इट फॉलो अ साइकिल ऑफ असेसमेंट, एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। तो एक होता है कि चीजों को असेस करना, फिर उसके बाद एनालिसिस करना, और देन हम अंत में जाके इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो ये इस साइक्लिक प्रोसेस को, चक्रीय प्रक्रिया को फॉलो करने वाला मॉडल है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें, टाइम कंज्यूमिंग है, ऑब्जेक्टिव पे ही सारा ध्यान है, और ये इस डजंट सजेस्ट हाउ द ऑब्जेक्टिव आर टू बी इवेलुएट। ये नहीं बताता है कि जो ऑब्जेक्टिव तो बना दिए हैं पर उन ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे प्राप्त करेंगे, इस पे ये फोकस नहीं करता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ये हो गया गाइस टाइलर का मॉडल। नेक्स्ट मॉडल है रॉबर्ट स्टेक का कॉन्ग्रेंस एंड कॉन्टिजेंसी मॉडल। कॉन्ग्रेंस एंड कॉन्टिजेंसी को हिंदी में बोलते हैं अनुरूपता और आकस्मिकता का मॉडल। तो कभी कभी ये दोनों पे प्रश्न आता है कि कॉन्ग्रेंस का मॉडल किसने दिया या कॉन्टिजेंसी का मॉडल किसने दिया, तो यह दोनों को एक साथ करके पूछा गया है। तो रॉबर्ट स्टेक ने ये मॉडल को प्रपोज किया था, evaluate the congruence or the matching between the intent and observed data in term of the three major area, जिसमें तीन एरियाज इन्होंने बताए थे, एंटीसीडेंट एरिया, ट्रांजेक्शन एरिया एंड आउटकम एरिया। सो द एनालिसिस बेस्ड ऑन द मैचिंग ऑफ व्हाट हैज बीन प्लान्ड एंड व्हाट हैज एक्चुअली एक्वायर्ड। तो ये जो मॉडल है वो इस बात पे बहुत ध्यान देता है कि वास्तव में क्या प्राप्त कर लिया गया है और क्या प्राप्त करना चाहते हैं। अगर हम इन दोनों चीजों को मैच कर दें तो हमें रियल में वास्तविकता पता चल सकती है। तो रॉबर्ट स्टेक के तीन प्रमुख क्षेत्र, पूर्ववर्ती क्षेत्र, लेन देन क्षेत्र या आदान प्रदान भी कह सकते हैं, और परिणाम क्षेत्र के बारे में संदर्भ में इच्छित और देखे गए डेटा के बीच में अनुरूपता या मिलान का मूल्यांकन करने के लिए इस मॉडल का प्रस्ताव रखा था।
यह मॉडल इस बात पे ध्यान देता है कि पहले क्या योजना बनाई गई थी और वास्तव में क्या हुआ। तो इसके 3 एरिया मैंने आपको बताए। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट बोलते हैं पूर्ववत, पहले का, यानी कि प्रायर। ट्रांजेक्शन, इंटरेक्शन फेज, एंड जिसको हम कहते हैं कि लेन देन क्या हुआ, एंड आउटकम यानी कि रिजल्ट फेज। तो यहाँ पर पूर्ववर्ती शिक्षण अधिगम से पूर्व क्या हो रहा है, इंटरेक्शन कैसे हो रहा है और परिणाम कैसे आ रहा है। तो इस तरह से डेटा को संग्रह करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एंटीसीडेंट शब्द हो सकता है आपने बहुत पहली बार सुना हो, लेकिन रॉबर्ट स्टेक ने एक्चुअली यूज किया है, तो हमें पता होना चाहिए। तो पूर्ववर्ती शिक्षण या एंटीसीडेंट एक ऐसी कंडीशन होती है जो टीचिंग और लर्निंग से पहले, यानी कि आपकी जो प्रीवियस नॉलेज, इसके लिए बहुत आसान शब्द है कि प्रीवियस नॉलेज क्या है स्टूडेंट की, या उसका प्रीवियस क्या रिकॉर्ड है। तो जैसे उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है, ट्रेडिशनल वैल्यूज क्या है उस इंस्टीट्यूशन की। तो इन सारी बातों पे ये फेज फोकस करता है। छात्रों की रुचि क्या थी, संस्था में सीखने का माहौल कैसा है और संस्था की परंपराएं कैसी हैं। इसके बाद आता है ट्रांजिशन फेज। और ट्रांजिशन फेज जो है वो टीचर स्टूडेंट के बीच में हो सकता है, स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच में हो सकता है, स्टूडेंट करिकुलम के बीच में हो सकता है, मटेरियल और स्टूडेंट के बीच में हो सकता है, और स्टूडेंट और एनवायरनमेंट के बीच में हो सकता है। तो ये क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं जो करिकुलम इवेल्युएशन के प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं। तो शिक्षक छात्र के बीच, छात्र छात्र के बीच, छात्र और पाठ्यचर्या के बीच, सामग्री और छात्र के बीच, शैक्षिक वातावरण के बीच। तो बेसिकली ये है क्या, ये यही है कि क्या इनकाउंटर्स हो रहे हैं, यानी कि ये सारी चीजें जब हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं किसी भी चीज का, जैसे जो भी हमने प्लानिंग बनाई थी कि बच्चों को हमें ये पढ़ाना है, तो इस प्लानिंग को जब हम स्टूडेंट के अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तब कहाँ कहाँ पर ट्रांजेक्शन होता है। तो ये कुछ इन्होंने 5 पॉइंट्स को मैं इसको बताया। इसके बाद आउटकम फेज। तो आउटकम का मतलब ये है कि रिजल्ट, यानी कि लर्निंग की जो भी लर्निंग में आपने अचीव किया है, जो भी आउटकम आपका रिजल्ट आया, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव किस किस पे पड़ रहा है, स्टूडेंट पे, टीचर पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, कम्युनिटी पे, ये कितने लोगों पे इसका यहाँ पे प्रभाव पड़ा, तो उसको हम देख सकते हैं। और इन आउटकम को 2 तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म वर्सेस इमीडिएट, यानी कि जो आपको इमीडिएट फायदा हुआ और जो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा हुआ, इन दोनों तरीके से इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो परिणाम में हम यहाँ पर पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन को छात्र, शिक्षक, व्यवस्थापक और समुदाय के बीच में देख सकते हैं। अब देखिए इस पे क्वेश्चन आया है कि द कंगरिंग कंटिजेंसी मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन वाज डेवलप्ड बाय। तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा कि ये स्टेक ने दिया था। तो सिर्फ हेडिंग से ही क्वेश्चन आ गया। अब कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि कॉन्टिजेंस मॉडल किसने दिया था, कॉन्टिजेंस मॉडल आपका स्टेक ने दिया हुआ है ना, कि आपका जो कंटिजेंस मॉडल है, यानी कि अभिव्यक्ति का मॉडल है, वो किसने दिया। तो प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है। अब हम देखते हैं कि इस मॉडल को, जो स्टेक का मॉडल है, इसको हम क्लासरूम में कैसे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप बाय द इवेल्युएटर, जो इवेल्युएशन करेगा वो क्या करेगा, सबसे पहले स्टेक होल्डर से मिलेगा, फिर उसके बाद द इवेल्युएटर ड्रॉ ऑन सच डिस्कशन ऑन टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द इवेल्युएशन प्रोसेस। उसके बाद वो ड्रॉ करेगा। ड्रॉ का मतलब ये है कि यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाकर या लिख कर किसी भी तरह से जो भी डिस्कशन हुआ है उसमें उसने क्या क्या सीखा, क्या समझा, उन सारी चीजों को, क्या स्कोप हो सकता है, उन सारी चीजों को वो नोट डाउन करेगा। थर्ड स्टेप में इवेल्युएटर क्या करेगा कि क्लोजली टू फाइंड आउट कि हम यहाँ पर और क्या क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है और क्या बाकी रह गया है, इन सारी चीजों को स्टेप 3 में यहाँ पर करिकुलम में वो क्लोजली जुड़कर ऑब्जर्व करता है। स्टेप 4 में इवेल्युएटर फाइंड आउट द रियल पर्पज ऑफ द करिकुलम। तो अब जब वो डिस्कस करके इस चीजों को समझ के, तो वो समझ जाता है कि इस करिकुलम का रियल पर्पज क्या है। फिफ्थ पॉइंट में इवेल्युएटर आइडेंटिफाई द इशू एंड प्रॉब्लम। एंड फोर्थ, जब वो खुद से सारी चीजों को समझता है, खुद से लिखता है, खुद से डिस्कशन करता है, तो फिफ्थ पॉइंट में उसे फाइनली पता चल जाता है कि बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है। 6 पॉइंट पे वो अप्रोप्रिएट करता है कि यहाँ पे डेटा कैसे कलेक्ट करना है, कौन सा तरीका हो सकता है। एंड इसके 7th स्टेप में वो चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करता है और सबसे एंड में डिस्कशन करके स्टेक होल्डर्स के साथ उनकी नीड्स को समझकर यहाँ पे डिसीजन ले लेता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि स्टेक के मॉडल में क्या खासियत है कि यहाँ पे जो इवेल्युएटर है वो लोगों की नीड को ज्यादा समझने पे फोकस कर रहा है, यानी कि वो खुद चीजों में इन्वॉल्व हो रहा है।
तो एक तरीके से यहाँ पे ये सब्जेक्टिविटी इसकी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसकी डिसएडवांटेज और एडवांटेज अगर कहें तो यहाँ पर क्लाइंट में नॉट वांट टू एक्सपोज वीकनेस ऑफ द करिकुलम, है ना। अब जैसे स्कूल में ही हम बात करने गए हैं, तो स्कूल में हो सकता है वो लोग आपको बताएं ही नहीं कि ये करिकुलम में क्या कमी है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हो सकता है वो आपसे ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करें। दूसरा ये है कि एग्जामिनर खुद इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसका सब्जेक्टिविटी भी कहीं ना कहीं आ सकता है। एडवांटेज क्या है, स्टेक होल्डर्स अपनी नीड्स को बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं और खुद डायरेक्ट इस प्रोसेस से जुड़ सकते हैं, और इनका जो मॉडल है वो काफी फ्लेक्सिबल है। एक और इसका डिसएडवांटेज है कि ये थोड़ा सा मुश्किल मॉडल है, इतनी जल्दी इसको बनाना और इसको लागू करना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका इनका मॉडल, और इसमें इन्होंने ये इस तरीके से हम एक चार्ट भी बना सकते हैं, इंटेंड, इंसिडेंट एंड ऑब्जर्व, यानी कि हम क्या चाहते हैं, इच्छित क्या है हमारा, और क्या हमने ऑब्जर्व किया है। अगर इन दोनों चीजों को हम कंपेयर कर लें तो हमें रिजल्ट पता चल जाएगा। यानी कि व्हाट वी वांट, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या हम चाहते हैं, क्या हम एंटीसीडेंट चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि बच्चे की नॉलेज इतनी तो हो ही। जैसे आप लोग मेरे पास पढ़ने आते हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि कम से कम आपने एक बेसिक चीजों का ज्ञान आपको हो, तो ये क्या है, मेरा मेरा इच्छित है। अब आपने जब मुझसे पढ़ा तो उसके बाद क्या हुआ, ऑब्जर्व क्या में क्या आया। तो इस तरीके से जब हम इन दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं तो हमें वास्तविकता पता चलती है। तो गाइज ये था आपका स्टेक का मॉडल। अब हम देखते हैं गोल फ्री मॉडल, और गोल फ्री जो मॉडल है वो है आपका स्क्रीवेन का लक्ष्य मुक्त मॉडल, या जिसी को हम हिंदी में गोल फ्री मॉडल, सॉरी इंग्लिश में गोल फ्री बोलते हैं और हिंदी में लक्ष्य मुक्त मॉडल बोलते हैं। सबसे पहले इसके स्टेप्स देखते हैं। ऑब्जर्व्ड एंड मेजर ऑल एक्चुअल आउटकम, यानी कि जो भी वास्तविक रिजल्ट है ना, वो क्या है। सबसे पहले हम उन परिणामों को एक्चुअली में समझने की कोशिश करते हैं। इसमें इंटरव्यू कर सकते हैं, और इंटरव्यू कैसा इंटरव्यू करोगे, अनस्ट्रक्चर्ड, जो भी इवेलुएटर होगा वो लोगों के साथ यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड, असंरचित इंटरव्यू करेगा। उसके बाद ऑब्जर्व करेगा इफेक्ट और इम्पैक्ट्स को, और थर्ड पे वो क्या इंटेंड है, क्या अनइंटेंडेड है, यानी कि क्या इच्छित है और क्या अनिच्छित है, उसको वो ऑब्जर्व करके यहाँ पर इसको लागू करेगा। सो गोल फ्री, जिसको GFE भी बोलते हैं, गोल फ्री इवेल्युएशन एक ऐसा मॉडल है जो हम विदाउट किसी पर्टिकुलर नॉलेज और प्रेफरेंस टू स्टेट द प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि पहले से हमें कुछ नहीं पता है कि हमें क्या इवेल्युएट करना है, उसके आधार पर हम इवेल्युएट करते हैं। यानी कि जैसे मुझे आपका टेस्ट लेना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है मुझे किस चीज का टेस्ट लेना है, तो इससे क्या होगा कि मैं हो सकता है आपके सभी डायमेंशन का टेस्ट ले लूं, तो एक जो ये इस तरह का जो इवेल्युएशन होगा वो बहुत ही ब्रॉड होगा। तो ये गोल फ्री जो इवेल्युएटर अटेम्प्ट टू ऑब्जर्व एंड मेजर ऑल एक्चुअल आउटकम, तो इसमें हम एक दो को नहीं देखते हैं, इसमें ऑल यानी कि सभी पे फोकस करते हैं, जिससे हमें इंटेंडेड और अनइंटेंडेड यानी कि क्या इच्छित है और क्या आकस्मिक है, दोनों चीजों के बारे में पता चल जाता है, और किसी प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरीके से इसके द्वारा इवेल्युएट किया जा सकता है। तो यहाँ पर कोई पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं होते हैं, और बिना पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें मूल्यांकन करता वास्तविक परिणाम और जो भी अनापेक्षित परिणाम है उन दोनों के ध्यान में रखकर मापने का प्रयास करता है। इस मॉडल को 1972 में दिया था स्क्रीवेन ने, और ये आपका ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश मूल के ऑस्ट्रेलियाई दार्शनिक थे, यानी ब्रिटिश में बॉर्न हुए थे पर ऑस्ट्रेलिया में फिलोसफर थे। तो ही वाज अ प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी। इसके बाद लास्ट मॉडल आता है हमारा किकपैट्रिक का मॉडल, और किकपैट्रिक का जो मॉडल है वो ट्रेनिंग बेस्ड मॉडल है, यानी कि ये मॉडल ट्रेनिंग पे फोकस करता है। सो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह की ट्रेनिंग को फोकस करता है, और इसमें 4 लेवल पे, यानी कि इसमें जो फोकस किया जाता है वो 4 लेवल पे फोकस किया जाता है। तो पहला है जैसे रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर एंड रिजल्ट। तो इसको आप देख सकते हैं कि किकपैट्रिक के मॉडल में रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर और रिजल्ट, ये 4 पॉइंट है, इसके द्वारा हम यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। यानी कि प्रतिक्रिया, सीखना, व्यवहार और परिणाम। प्रतिक्रिया रिएक्शन, लर्निंग यानी कि सीखना, बिहेवियर यानी कि व्यवहार, और रिजल्ट का मतलब परिणाम। तो इन 4 पॉइंट्स पे हम यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं।
तो किकपैट्रिक का जो मॉडल है वो सीखने के कार्यक्रमों के परिणामों का मूल्यांकन करने का एक विश्व स्तरीय मॉडल है और ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों विधियों में काम आता है और ये बेसिकली 4 स्तरों पे रेटिंग प्रोवाइड करता है या 4 स्तरों पे यहाँ पे प्रतिक्रिया क्या है, सीखना क्या है और व्यवहार क्या है और उसका परिणाम क्या है, इन 4 पॉइंट पे बात करता है। पहला जो यहाँ पे आता है उसको बोलते हैं हम रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब आप लोग समझते होंगे प्रतिक्रिया। measure how participant react to the training program, did they find it valuable। सपोज आप मेरे पास आए हैं और आपको मेरे पास किसी चीज का ट्रेनिंग करना है, तो मेरा पहला आपसे क्या क्वेश्चन होगा कि क्या आपको लगता है कि जो मैं आपको ट्रेनिंग देने वाली हूँ ये ट्रेनिंग आपके किसी काम की है। तो पहले पार्टिसिपेंट ने क्या रिएक्शन दिया, हम सबसे पहले उसको देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे मीजर व्हाट द पार्टिसिपेंट लर्न, यानी कि जब मैंने उन्हें ट्रेनिंग दी तो उन्होंने क्या लर्निंग की, क्या नॉलेज उनको गेन हुई, क्या स्किल उन्होंने सीखी। एंड पॉइंट 3 पे उनका जो व्यवहार था उसमें उन्होंने अपने वास्तविक जीवन में रियल वर्ल्ड में उसको अप्लाई कर पाया है या नहीं कर पाया है। और सबसे अंत में हम उनमें क्या जो एक्सपीरियंस लिया था उन्होंने उससे रिजल्ट क्या आया है। तो इन 4 पॉइंट पे इस मॉडल पे हम काम करते हैं। तो सबसे लोएस्ट क्या है यहाँ पर, सबसे लोएस्ट है यहाँ पर रिएक्शन और सबसे लास्ट क्या है आपका रिजल्ट। यानी सबसे पहले रिएक्शन लेंगे, उसके बाद लर्निंग होगी, फिर बिहेवियर को देखेंगे और सबसे अंत में रिजल्ट को इवेलुएट कर देंगे। तो किकपैट्रिक मॉडल को हम 4 लेवल भी मॉडल बोलते हैं। बहुत सादा है, फ्लेक्सिबल है और ये कंप्लीट मॉडल है। ठीक है, इसे डोनाल्ड किकपैट्रिक के द्वारा 1950 में डेवलप किया गया था। तो 4 लेवल हैं। पहला लेवल रिएक्शन, प्रतिक्रिया क्या है, आप बहुत जरूरी है भाई। जब आप मेरे पास पढ़ने आए तो आपको क्या लगता है कि क्या जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो सही है, आपकी लर्निंग कितनी हो रही है, आपका बिहेवियर में उस चीज को आपने उतार पाया या नहीं उतार पाया। और सबसे अंत में रिजल्ट यानी कि आउटकम पे बात करते हैं। तो रिएक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट आर नोटेड बाय द आस्किंग क्वेश्चन टू देम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जब किसी के रिएक्शन को नोट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है और किस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। लर्निंग में उसका नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, वैल्यू, कॉन्फिडेंस लेवल, ये सारी चीज़ों को हम एक फॉर्मल टेस्ट के द्वारा भी ले सकते हैं कि उसकी ये जो ज्ञान है, उसकी अभिवृत्ति है, उसकी जो मूल्य है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल है, उसका कौशल है, इन सब का जो लेवल है उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है। और सबसे अंत में आता है बिहेवियर। और बिहेवियर का लर्निंग का मतलब ही यही होता है जब आपने जो सीखा है उसको आप अपने व्यवहार में उतार लें और आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो जाए, चेंज हो जाए, तो ही हम मानते हैं कि ये आपने लर्निंग आपको हुई है। और सबसे अंत में ओवरऑल सक्सेस, यानी कि टोटल आपने क्या सीखा, ये हम ओवरऑल सक्सेस से डिसाइड कर सकते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें, आसान है, फ्लेक्सिबल है, सिस्टमैटिक है, लॉजिकल है। डिसएडवांटेज है, टाइम बहुत लगता है। ठीक है, 4 भाई पहले तो 1 घंटा तो इसी में लग जाएगा आपकी रिएक्शन को नोट करने में। और एग्जैक्टली व्हेन एंड हाउ अ पर्सन स्टार्ट, तो यहाँ पर ये तो आसान है कि हमने लागू कर दिया, ठीक है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि एक पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा और उसकी नॉलेज और स्किल का लेवल क्या होना चाहिए। तो ये लेवल 2 में लर्निंग कितनी हुई है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस सेकंड पॉइंट पे जाके, जो रिएक्शन तो आसान है कि चलिए नोट कर लिया, लेकिन सेकंड पॉइंट पे जब लर्निंग पे आते हैं तो लर्निंग कितनी हुई कितनी नहीं हुई। अब क्या होगा कि 50% लोगों को लर्निंग हो गई, 50% को नहीं हुई, तब फिर से हमें वापस आना पड़ेगा। तो गाइस हम फिर से इसी क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं इफेक्टिवनेस मॉडल, चूंकि हमने पढ़ाया नहीं तो हम इसे जाने देते हैं। गोल फ्री जो मॉडल है वो आपका किसका है, स्क्रीवेन का है। 4 लेवल मॉडल, ट्रेनिंग मॉडल आपका स्टेक का है एंड कंटिजेंसी मॉडल आपका स्टेक का है। ठीक है, और इस तरीके से देखेंगे तो बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ब्रैडले। तो ब्रैडले का मॉडल है इस आपका इफेक्टिव मॉडल, और टाइलर का जो मॉडल है उसे ऑब्जेक्टिव मॉडल बोलते हैं। तो यहाँ पे थर्ड का ऑप्शन ही नहीं था। तो इसका जो आंसर होगा तो प्रभाविता यानी कि 5th, ए का 5th, बी का 2nd, सी का 1 एंड डी का 5th। तो राइट आंसर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं। सो आई होप कि आप कर पाएंगे। सो ये एक मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा क्लास था जो मैंने रिकॉर्ड किया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी को भी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं और भी मैं वीडियो इस पे रिकॉर्ड कर दूंगी। अगर आपका कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, तो उसको भी मैं आपको रिकॉर्ड करके जरूर दूंगी। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एवरीवन।